नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा है ये भारतीय राज्य व्यवस्था का, ये है पार्ट 21। 20 पार्ट हम कवर कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने संसद के बारे में पढ़ा था, पार्लियामेंट। संसद का पार्ट 1 था वो, और ये है संसद का पार्ट 2, पार्लियामेंट पार्ट 2 है ये। इस तरह का बटन आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, इसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये नोटिफिकेशन बेल है, इसको भी ऑन कर दीजिएगा, मतलब प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे मैसेज का मतलब वीडियो का मैसेज आप तक पहुंच सके। चलिए देखिए, ये है संसद का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, वो है वीडियो नंबर 20, पॉलिटी का 20 नंबर का वीडियो। देखिए, संसद के पीठासीन अधिकारी कौन कौन से होते हैं? संसद के पीठासीन अधिकारी तो लोकसभा, संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये अधिकारी हो गए, और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति। ठीक है, तो हम इनके बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो सबसे पहले जब नई लोकसभा की प्रथम बैठक होती है, जैसे कि 2014 या 2019 में इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, तो 2019 के इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी बहुमत पाती है उसी पार्टी का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। तो जब लोकसभा की प्रथम बैठक होगी, मतलब लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया और पहली बार संसद में नए निर्वाचित सदस्यों की बैठक होती है, तो पहली बैठक में से जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, सीनियर सदस्य होता है, उस सदस्य को राष्ट्रपति एक अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर देता है। मतलब जिसे बोलते हैं हम सामयिक अध्यक्ष, प्रो टर्म स्पीकर इसको बोलते हैं। ठीक है, प्रो टर्म स्पीकर। इसका कार्य ये होता है कि ये बाकी सदस्यों को शपथ दिलाएगा और अस्थायी अध्यक्ष के निर्वाचन में मदद करेगा। तो नई लोकसभा की प्रथम बैठक में एक सामयिक या प्रो टर्म स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, और राष्ट्रपति वरिष्ठतम सदस्य जो होता है उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है और शपथ दिलाता है। और इसका कार्य क्या है सामयिक अध्यक्ष का? तो अन्य जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना और नए अध्यक्ष के चुनाव में मदद करना। जैसे ही नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है, वैसे ही इनका जो अस्थायी या सामयिक अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल समाप्त होता है। एक आम सदस्य की तरह जाके कार्य करते हैं, बैठ जाते हैं। और राष्ट्रपति अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। अब अध्यक्ष का कार्यकाल देख लेते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष जो है उसका कार्यकाल, तो लोकसभा के जीवन काल तक उसका कार्यकाल रहता है। अगर लोकसभा भंग भी हो जाती है तब भी जब तक नई लोकसभा की पहली बैठक नहीं होगी तब तक लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल समाप्त नहीं होता है। मतलब कहने का यह है कि अगर लोकसभा भंग हो गई, प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, या किसी कारणवश से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से कहा कि लोकसभा भंग कर दीजिए, लोकसभा समाप्त हो गई, तब भी, या उसका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, तब भी जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपने पद पर बना रहता है, और तब तक बना रहता है जब तक नई लोकसभा की पहली बैठक नहीं होती है। तो जिस दिन नई लोकसभा की पहली बैठक होती है उसके जस्ट पूर्व तक अध्यक्ष जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है पहली लोकसभा का, वो तब तक कार्यकाल पे बना, मतलब पद पे बना रहता है। कुछ अपवाद हैं। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष बीच में भी हटाया जा सकता है अगर वो उस सदन का सदस्य नहीं रहता। अगर लोकसभा की सदस्यता ही वो, मतलब सदस्यता से ही वंचित कर दिया जाए, निरर्हर घोषित कर दिया जाए, अयोग्य घोषित कर दिया जाए, या उसका निर्वाचन अवैध हो जाए, तो अगर वो सदन का सदस्य नहीं रहता है तब वो अध्यक्ष नहीं रह पाएगा। दूसरा, अगर वो त्यागपत्र दे दे, तो लोकसभा अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देगा? तो उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। तीसरा ऑप्शन ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, लोकसभा विशेष बहुमत से लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकती है, लेकिन इसके लिए जो लोकसभा है उसको 14 दिन पूर्व अध्यक्ष को सूचना देनी होगी। मतलब अध्यक्ष को सूचना देंगे, उसके 14 दिन बाद ही ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। जब भी इस तरह का कोई प्रस्ताव लोकसभा में विचाराधीन होगा या लाया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो पीठासीन नहीं होगा, मतलब वो उस सदन की अध्यक्षता नहीं कर रहा होगा। कार्यवाही में भाग ले सकता है, मत देने का अधिकार होगा, मतों के बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं है। मतलब मान लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव आ रहा है, तो वो पहले अपने पक्ष में या विपक्ष में, वो पहले अपने पक्ष में ही मत देगा, कोई भी होगा तो अपने पक्ष में पहले ही वो मत दे सकता है। लेकिन अगर बराबर मत हो गए तब वो निर्णायक मत नहीं दे सकता। ठीक है, अब शक्तियां और कर्तव्य देख लेते हैं। देखिए, सदन के भीतर वो भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम आदि का अंतिम व्याख्याकार है। सदन के भीतर लोकसभा अध्यक्ष
अंतिम व्याख्याकार है किसका, तो भारत के संविधान का, लोकसभा की प्रक्रिया नियम जो होते हैं और कार्य जो भी उसके नियम, संचालन के नियम हैं, इन सभी का अंतिम व्याख्याकार है। जो वो कह देगा वही मतलब अंतिम शब्द है, उसी के शब्द ही शासन होते हैं। बराबर की स्थिति में मत दे सकता है। मान लीजिए कि लोकसभा में या कोई बिल आता है, अब उस बिल पे बराबर मत हो जाता है विभाजन, उसके पक्ष में भी मतलब मान लीजिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों पे बराबर मतदान हो गया, 100 लोगों ने पक्ष में वोट कर दिया किसी बिल के और 100 लोगों ने विपक्ष में वोट कर दिया। अब क्या होगा, तो इसी को बोलते हैं कि बराबर की स्थिति में मत दे सकता है, या निर्णायक मत इसको कहते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक, कुछ बिल ऐसे होते हैं जिन पे जब गतिरोध होता है तो राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। सदन के नेता के आग्रह पर वो गुप्त बैठक बुला सकता है। और धन विधेयक है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है और उसी का निर्णय अंतिम होता है। 10वीं अनुसूची के आधार पर, 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता। तो 10वीं अनुसूची में जो दल बदल है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में जो निर्णय लिया जाएगा वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाएगा, उसी का निर्णय अंतिम होगा। हाँ, उसको न्यायालय में कुछ आधार है, उन पर चुनौती दी जा सकती है, मतलब न्यायिक समीक्षा के योग्य है वो, इसका निर्णय जो है ये न्यायिक समीक्षा के योग्य है। लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये उसके शक्तियाँ और कुछ कर्तव्य हैं। वो स्वयं, देखिए लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है कि कार्य मंत्रणा समिति हो गई, नियम समिति हो गई और सामान्य प्रयोजन समिति हो गई। ये जो 3 समितियाँ होती हैं, कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति, इन 3 समितियों का अध्यक्ष स्वयं लोकसभा का अध्यक्ष होता है। स्वतंत्रता और निष्पक्षता, देखिए वो सदन के जीवन काल तक पद धारण करता है, चाहे सदन विघटित हुई क्यों ना हो गया हो। ठीक है, अगर विघटित हो गया है तो नई लोकसभा के जस्ट पूर्व तक वो पद पर बना रहता है। उसके कार्यों और आचरण की लोकसभा में ना तो चर्चा की जा सकती है और ना ही आलोचना की जा सकती है, और वो निर्णायक मत दे सकता है। मैंने बताया मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत वो लोकसभा अध्यक्ष दे सकता है। अब लोकसभा उपाध्यक्ष देखते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है। इसको लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाने का तरीका सेम एज लोकसभा का अध्यक्ष, जिस प्रकार से और जिस रीत से हम लोकसभा के अध्यक्ष को हटाते हैं उसी प्रकार से लोकसभा के उपाध्यक्षों पर हटाया जा सकता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन नहीं होता। जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो लोकसभा के अध्यक्ष के अधीन नहीं होता है, बल्कि ये संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अब लोकसभा के उपाध्यक्ष का एक विशेषाधिकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वह जिस भी संसदीय समिति में रहेगा उस समिति का ऑटोमेटिक ही वो सभापति या अध्यक्ष कह लें उसका अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। जिस भी समिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष को नामित किया जाएगा वो अपने आप ही उस समिति का अध्यक्ष मान लिया जाएगा और अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। जब अध्यक्ष पीठासीन हो तो उपाध्यक्ष सदन के दूसरे सदस्यों की तरह होता है। ठीक है, वो मत दे सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है और दूसरे सदस्यों की तरह वो व्यवहार कर सकता है। देखिए जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संस्था है, इसका उद्भव कब हुआ है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में इसका उद्भव हुआ है। 1921 में सच्चिदानंद सिन्हा पहले भारतीय थे जो उपाध्यक्ष थे। उस समय फ्रेडरिक वाइट जो थे वो अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। और 1925 में विट्ठल भाई जे पटेल ये पहले भारतीय थे जो अध्यक्ष बनाए गए थे। केंद्रीय विधान परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो विट्ठल भाई जे पटेल, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा तो उपाध्यक्ष थे। अब राज्यसभा का सभापति, जिस प्रकार से मैंने लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में बताया है, सारी पावर वैसे ही राज्यसभा के सभापति के पास है, बस कुछ अंतर है। देखिए राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति। जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन का मतलब जो भी उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। ठीक है, शक्तियां और कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान ही होते हैं। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष के पास 2 विशेष शक्तियां होती हैं, ये अंतर है, एक सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। पहला ये है कि लोकसभा अध्यक्ष ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो धन विधेयक के बारे में निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है, राज्यसभा सभापति के पास नहीं है, और उसी का निर्णय अंतिम होगा। दूसरा क्या है, तो लोकसभा का अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी होगा। जब भी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होगी तो लोकसभा अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करेगा, ना कि राज्यसभा का सभापति, भले ही वो उपराष्ट्रपति क्यों ना है।
क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा के सदन का मतलब राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उसका चुनाव अलग से किया जाता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो उसी सदन का सदस्य होता है। कहा था ना, अभी पढ़ाया था कि ये कब इसको हटाया जा सकता है, जब ये उस सदन का सदस्य ना रहे तब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा अध्यक्ष है या सभापति है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो उपराष्ट्रपति है। अगर राज्यसभा के सभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन है, राज्यसभा में लाया जाएगा, विचाराधीन हो तो वो मत नहीं दे सकता। मत कैसे देगा, जब वो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य होता ही नहीं है, तो मत भी नहीं दे सकता। जबकि अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में क्या है कि वो प्रथम बार में मत दे सकता है। ठीक है, निर्णायक मत नहीं दे सकता, मतलब कि अगर मत बराबर हो गए तो मत नहीं दे सकता, लेकिन वे अपने उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई विचाराधीन है, प्रस्ताव विचाराधीन है, तो लोकसभा में उपस्थित हो सकता है और पहली बार में ही अपने पक्ष में वो मतदान भी कर सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति मतलब अगर राज्यसभा के सभापति के खिलाफ संकल्प विचाराधीन है, उसे हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तो अपने पक्ष में मतदान नहीं कर सकता। कुछ लोग हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे और वो भारत के प्रधानमंत्री बने। आमतौर पर भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा से ही होता है, लेकिन कुछ मतलब ऐसा यहाँ पे प्रतिबंध नहीं लगाया गया है कि राज्यसभा का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, जबकि ब्रिटेन में ऐसा प्रतिबंध है। ब्रिटेन में जो भी प्रधानमंत्री होगा वो निचले सदन का ही होगा। ठीक है, जैसे भारत में लोकसभा है, ये निचला सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, तो भारत में प्रधानमंत्री दोनों में से कहीं किसी भी सदन का हो सकता है, जबकि ब्रिटेन में सिर्फ निचले सदन का सदस्य हो सकता है। अब देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी ये भी राज्यसभा की सदस्य थी और भारत की प्रधानमंत्री थी। तो श्री HD देवगौड़ा ये भी राज्यसभा से थे। इंद्र कुमार गुजराल, IK गुजराल ये भी राज्यसभा से थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ये भी राज्यसभा से थे और भारत के प्रधानमंत्री थे। तो ये 4 लोग ऐसे हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी भारत के प्रधानमंत्री थे। लोकसभा और राज्यसभा का अलग अलग सचिवालय होता है और दोनों के अलग अलग महासचिव होते हैं। महासचिव इसका अस्थायी अधिकारी होता है। सदन के नेता तो लोकसभा में आमतौर पर प्रधानमंत्री ही सदन का नेता होता है या वो किसी को नामित कर सकता है। राज्यसभा में अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से है तो वो लोकसभा में किसी को नामित कर सकता है। इसी प्रकार से राज्यसभा में भी है, किसी को नामित कर सकता है। अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो स्वयं राज्यसभा का नेता होगा। विपक्ष का नेता, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसी पार्टी को विपक्ष की मान्यता दी जाएगी और उसी पार्टी का जो नेता होगा वही विपक्ष का नेता होगा। लेकिन इसके लिए एक परंपरा विकसित की गई है। एक चीज़ है कि अगर 10वें हिस्सा मतलब जितनी भी सदन की सदस्यता है, जैसे लोकसभा में कितनी है मैक्सिमम सदस्य 550 हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर 10% कम से कम इसका 10वां हिस्सा किसी पार्टी को मिलेगा तो उसी पार्टी के सदस्य को, उसी पार्टी के नेता को विपक्ष के नेता की मान्यता दी जाएगी। मतलब 55 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन 2014 और 2019 इन दोनों के चुनाव में कांग्रेस जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसको 55 सीटें ही नहीं मिली हैं, तो उसे विपक्षी दल की मान्यता नहीं दी गई है। व्हिप या सचेतक क्या होता है? देखिए, व्हिप कई बार शब्दों में सुना होगा कि व्हिप का निर्देश है ये करना है, या व्हिप ने एक मतलब वक्तव्य जारी किया है या निर्देश दिया है। तो व्हिप क्या होता है? तो संसदीय परंपरा की देन है, कहीं इसका संविधान में वर्णन नहीं है, संसदीय परंपरा की देन है। प्रत्येक राजनीतिक दल का या चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सबका अपना अपना एक व्हिप होता है। ये एक सांसद होता है, एक व्यक्ति होता है सदन में। सदन के सहायक नेता के रूप में ये जाना जाता है, नियुक्त किया जाता है। सदस्यों को इसके निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, तो व्हिप का मतलब है कि लोकसभा में हर पार्टी का, मान लीजिए बीजेपी या कांग्रेस है, दोनों का अपना अपना व्हिप होगा। एक व्यक्ति को करेंगे कि ये व्हिप है, ये सचेतक है। वो व्यक्ति कहेगा कि कोई बिल आ रहा है, इस बिल पर आपको पक्ष में मतदान करना है, तो आपको पक्ष में ही मतदान करना होगा। जैसे कृषि कानून है, मान लीजिए कि कांग्रेस ने कहा होगा, कांग्रेस ने अपने व्हिप से कहा होगा, ठीक है, और उसके व्हिप ने कहा होगा सदन में कि इस बिल के खिलाफ ही मतदान करना है, तो कोई भी सदस्य भले उसे कृषि बिल पसंद क्यों ना आए हों, वो उसके पक्ष में मतदान नहीं कर सकता। यह हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विद आलोक। अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वाला बटन जरूर दबा दें। ये नोटिफिकेशन बेल है, इसको भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और हाँ, इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।